मॉर्निंग बच्चों। तो आज आपको हम लोग एक नया चैप्टर यानी नया टॉपिक, चैप्टर करना सही नहीं रहेगा, एक नई टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कल क्लास के लास्ट में, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। और आज जब इससे प्रीवियस वाले में वीडियो में आपको डीपीपी दिया गया था, तो डीपीपी तो स्क्रीन पे तो आ रहा था, लेकिन उसके लिंक में कुछ प्रॉब्लम लगता है आ गई है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, आज इस वीडियो के साथ भी उसके लिंक को भेजूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अदरवाइज डाउनलोड नहीं भी करते हो तो जो वीडियो इसके प्रीवियस वाले में है उसमें तो स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ आ ही रहा है, आप वहां से राइट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। अगर किसी को करना है तो कर लेना। ओके, क्वेश्चंस जो भी दिए गए हैं डीपीपी में वो सारे नीट के, जेई एडवांस के और जेई मेन के और कुछ अच्छे क्वेश्चन HC से भी लिए गए हैं। तो आप उसको एक बार अच्छे से सॉल्व करो। मैं 2 डेज का टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तब तक आप ट्राई करो। क्वेश्चंस थोड़ा टफ है, लेकिन हमें तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करना है जिससे कि एग्जाम में आपको फायदा हो। ओके, तो सीरियसली आप डीपीपी को सॉल्व करना। क्लियर है? तो उसका जो लिंक होगा आज मैं डिस्क्रिप्शन में आज भी दे दूंगा, और वो जो कल प्रॉब्लम आई थी थोड़ी डाउनलोड में वो मैं दूर करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे तो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आपको ऐसे भी सोचना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो देखते हैं पहले हम लोग इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में होमवर्क के रूप में लिया था, अब इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ चार्ज -q एंड मास स्मॉल m moves in a circle of radius r around infinitely long rod जिस पे डेंसिटी क्या है लैम्डा, देन कैलकुलेट टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो लास्ट लेक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप जो था वो मोशन ऑफ चार्ज के बारे में, उस पे ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। तो पहले देखते हैं मोशन कैसे कैसे होगा। तो दोस्तों तुम्हें याद होगा कि आपका ये इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड जो है वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है, और फील्ड जो क्रिएट करता है, जो EFLS होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो रॉड के परपेंडिकुलर होती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे देख लो ये रॉड है, तो इसकी जो EFLS होगी वो इस टाइप से होंगी, है ना, चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड। तो मान के चलो कि आप यहां पे ये आपका रॉड है, तो EFLS आउटवर्ड होंगी, हर तरफ आउटवर्ड। तो सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी और ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स तो लगेगा आपका इनवर्ड। तो ये जो फोर्स लग रहा होगा दोस्तों, ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, दिस विल प्ले द रोल ऑफ FC। व्हाट इज FC? तो FC इज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और ये चार्ज सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा होगा, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है r। तुम्हें क्या निकालना है? टाइम पीरियड। ओके, चलो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स का रोल प्ले कर रहा है FC। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू FC, और FC की जगह हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई r, मास इंटू v। ये हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, mv स्क्वायर बाई r। Fe, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक इनफाइनाइट रॉड की वजह से लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आप जरा याद करो ढंग से, आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट रॉड की जो होती है वो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, सॉरी यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू लिखना है जो Q इंटू E होगा, तो लिखेंगे Q इंटू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r।
अब देखो यहां क्या हुआ, r से r कैंसिल हो गया। ओके दोस्तों, तो वेलोसिटी जो निकल के आएगी आपकी, वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट, m को इधर भेज दो, q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और m। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? तो आपको याद होगा, रिमेंबर करो, लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि कोई चार्ज पार्टिकल जितने टाइम में एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेता है, जितने टाइम में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है, एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टोटल डिस्टेंस एक चक्कर को कंप्लीट करने में 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी यहां से रख दो v, तो ऑटोमेटिकली दिस इज 2 पाई आर। ओके, और v रखोगे तो ये आ जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा, अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m बाई क्यू लैम्डा। ये इतना सिंपल है, आप देख सकते हो। एक बात और नोटिस करना तुम, यहां पे वेलोसिटी r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले, तो कुछ भी नहीं करना था दोस्तों। अब बस तुम्हें ये दिमाग लगाना था कि रॉड के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स इस तरीके से एक्सर्ट करेगा, दैट फोर्स will behave like centripetal force and charge will move on circular path। फॉर्मूला याद होना चाहिए, इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकल जाएगा, उसको इक्वेट कर देंगे सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल। फ्रॉम देयर वी विल हैव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और जब एक बार वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी दोस्तों, तो टाइम पीरियड निकालना अपने लिए मुश्किल नहीं है। एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन के टोटल डिस्टेंस को आप वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द टाइम पीरियड। ओके, ठीक है, तो आपने अगर सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों, अब हम लोग का हेडिंग जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, सवाल ये है कि ये टॉपिक कैसे हम लोग के सामने आ गया। इस तरीके से पढ़ना कि चलो भाई बच्चे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देख लो, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लो, ये फिजिक्स पढ़ने का तरीका नहीं हो सकता। फिजिक्स में आपको चीजों को समझना होगा कि ये एकाएक कैसे आ गया, क्योंकि इसके पहले आप देखो हम लोग क्या कर रहे थे। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर उस फोर्स से हमने फील्ड पढ़ा, फिर फील्ड निकालने का तरीका कूलम से भी देखा, उसके बाद हम लोग फ्लक्स सीखते हुए गॉस तक पहुंच गए। लेकिन अब दिमाग में ये बात तुम्हारी आनी चाहिए कि ये हेडिंग में एकाएक ये कैसे आ गया। नॉर्मली क्या लगता है ना, जो फिजिक्स सीखते हैं उनको लगता है कि अच्छा बुक में दिया हुआ है तो सर ने भी पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है। आपको ना कभी भी अगर साइंस को पढ़ना है तो उसका डेवलपमेंट एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में ये डेवलपमेंट क्यों हुआ ये सोचना पड़ेगा। तो सुनते आप देखो, पूरा फील्ड और फोर्स को डिस्कस करते करते लास्ट में हमने क्या सीखा, मोशन ऑफ चार्ज। अल्टीमेटली इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारा यह देखना है कि आखिर चार्ज के डायनेमिक्स पे, चार्ज के पोजीशन पे, चार्ज के वेलोसिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रभाव डाल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज जाता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो फिर हमें पता लगता है कि ये चार्ज रेस्ट में रहेगा, मूव करेगा, क्या होगा, यही हम लोग देख रहे थे। अभी भी हमारा काम है उसी को देखना, लेकिन एक जरिया बदल जाएगा। अभी तक हम लोग बार बार यूज कर रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जब भी उससे हम लोग डिस्कशन करते हैं तो चीजें थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि वहां बार बार हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने उसी चार्ज के मोशन को स्टडी करने का एक और तरीका निकाला, और इस तरीके में उन्होंने यूज किया स्केलर क्वांटिटीज को। और उससे क्या फायदा हुआ, स्केलर क्वांटिटीज को डील करना थोड़ा आसान है। उसमें एक तो पहली बात
डायरेक्शन नहीं होगी, तो डायरेक्शन नहीं होगी, दे आर नॉट वेक्टर्स। तो डायरेक्शन नहीं होगी तो वो अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करेंगे, ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स को, सिंपल तरीके से जोड़ घटा सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन काम वो भी वही करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा था। दैट मीन्स कि वो भी चार्ज के मोशन को डिस्कस कर देगा, वो भी बता सकता है आपको कि चार्ज कहां से कहां मूव करेगी। जो 11th में आपने देखा कि न्यूटन्स लॉ में फोर्स एक्सेलरेशन था, वर्क पावर एनर्जी में उसका रोल एनर्जी और वर्क ने ले लिया। ठीक यही यहां पे देखो कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये जनरेट किससे हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक इसी तरीके से हम लोग यहां पे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, और ये जनरेट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो सुनो, और दोनों का मकसद यही है कि ये दोनों ही चार्ज को डिस्कस करता है, चाहे ये ले लो या ये दोनों, दे आर यूज्ड टू डिस्कस द मोशन ऑफ चार्ज। लेकिन अब ये है कि ये दोनों जो है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर्स, और ये दोनों जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अब, ये होगा हमारा स्केलर। काम दोनों का सेम है कि चार्ज के मोशन को, चार्ज के पोजीशन को डिस्कस करना। बस फर्क है कि ये वेक्टर्स था, ये स्केलर्स था। तो अब याद करो, पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। पहले हमने कूलम्ब्स लॉ देखा था। कूलम्ब्स लॉ में हमने ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कैसे होता है। फिर एक कदम आगे जाके हमने ये सोचा कि ऐसा है कि चार्ज डायरेक्टली दूसरे चार्ज के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, बल्कि वो एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड के बारे में तो हमने स्टडी किया। ठीक सीक्वेंस वही है। पहले हम लोग यहां पढ़ेंगे कि 2-3 चार्ज हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। फिर हम सोचेंगे कि अच्छा, यहां भी बस बात वही होगी कि पहले जैसे वहां फोर्स है, फोर्स से हम लोग फील्ड के बारे में सोचे। ठीक यहां भी वही काम करेंगे, पहले एनर्जी के बारे में सोचेंगे, फिर हम सोचेंगे एनर्जी आई कहां से। तो जैसे वहां चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वैसे ही चार्ज अपने सराउंडिंग में एक पोटेंशियल क्रिएट करता है, जिसमें कोई और पार्टिकल आने के बाद उसके बीच में एक एनर्जी एस्टैब्लिश हो जाती है, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ध्यान दो, वहां पे क्या आया? 2 चार्ज आया, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए। बाद में हमने कहा कि अच्छा, ऐसा है कि एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको फील्ड से इंटरैक्ट किया। यहां भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे कि पहले पढ़ेंगे कि अच्छा 2 चार्ज है, इसकी इतनी एनर्जी हो गई। फिर हम लोग पढ़ेंगे अच्छा एनर्जी आई कैसे। तो भाई ऐसा है कि चार्ज के सराउंडिंग में उसने एक स्केलर फील्ड बनाया है। फील्ड का नाम सही नहीं रहेगा, कहोगे कि अपने सराउंडिंग में उसने एक पोटेंशियल, एक क्वांटिटी क्रिएट की है जिसका नाम पोटेंशियल होगा। उसमें कोई दूसरा चार्ज आया तो उससे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर लिए। यहां पे फील्ड के बाद हम लोग फील्ड से फोर्स कैलकुलेट करना सीख गए थे, क्योंकि फोर्स इक्वल टू हो गया चार्ज इनटू फील्ड। इसी तरीके से यहां भी हम लोग चार्ज इनटू पोटेंशियल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मतलब आपको ना पूरा सेंस बन जाएगा। जैसे देखो, यहां फोर्स से फील्ड पे गए, फील्ड निकल जाने के बाद हमने ये सीखा कि फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करो तो फोर्स बन जाएगा। ठीक ऐसे ही यहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बाद पढ़ेंगे पोटेंशियल। अब पोटेंशियल में अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो कुछ भी आपको अलग नहीं होने वाला है, बस ये दिमाग का सेटअप होना चाहिए कि हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। और ये मैंने पूरा इंट्रोडक्शन तुम्हें दे दिया, इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं। ये भी एक ऑल्टरनेटिव मेथड हो जाएगा चार्ज के डिस्कशन के लिए, लेकिन ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज ये क्या है? स्केलर। और ऐसे भी पोटेंशियल तो अपने को ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कैपेसिटर होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होगी। वहां पे फील्ड का भी कभी कभार यूज आएगा, लेकिन ज्यादा पोटेंशियल का ही यूज आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीरियसली इसको आप ध्यान से देखेंगे। ओके, तो ये था टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन। अब हम लोग, तो सीधी सी बात है, सीक्वेंस समझ में आ गया। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको एक बार समझने के बाद
तब हम लोग पहुंचेंगे कहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, ठीक है। इसमें से कुछ लिखने का नहीं है, मन हो तो लिख लो। तो बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें थोड़ी सी बात पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाननी चाहिए। जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी, तो उस जो कॉन्सेप्ट है जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप अप्लाई करते हो, उसको मैं थोड़ा सा यहां पे चाहूंगा कि आपको समराइज कर दूं, जिससे कि आपको यहां समझने में, इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा इजी हो जाए कि आखिर ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इन चीजों के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो देखो आपने मैकेनिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है वो दो पढ़ा होगा। एक हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक पढ़ा था हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में होता है। तो वहां पे हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने लिखा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम लोग को डे टू, ऐसे और भी होते हैं लेकिन जो हम लोग डे टू डे लाइफ में ज्यादातर फेस करते हैं वो यही चार होते हैं। एक पांचवा भी है बॉयंसी वाला, लेकिन जो ये चार होते हैं उसमें आपका था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि अब चीजें चूंकि थोड़ी पुरानी हो गई है तो आप भूल गए होंगे, तो मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं पोटेंशियल एनर्जी के कैरेक्टर को। पहली बात देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बॉडी के अंदर हिडन होती है, छुपी हुई होती है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी आपको दिखती है बट पोटेंशियल एनर्जी दिखती नहीं है, वो उस बॉडी के अंदर होती है। जैसे मान लो कोई स्टोन है, वो अगर छत पे तुम रखे हुए हो और जब तक वो रुका हुआ है तुम्हें लगेगा कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग स्टोन को रिलीज करते हैं तो वो स्टोन जब नीचे गिरती है तो आपको दिखता है कि उसके अंदर ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो सवाल है ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? तो तुम तो जानते हो एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व होती है, उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। तो जो छत पे हमने स्टोन रखा हुआ था उसके पास कौन सी एनर्जी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने रिलीज किया तो वो स्टोन नीचे आने लगा। स्टोन नीचे आने का मतलब ये हुआ कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो उसके अंदर हिडन फॉर्म में थी, छुपी हुई थी। ऐसा और भी एग्जांपल है, मान लो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग, और आपने इस तरीके से, मैं बोर्ड पे डायग्राम बनाता हूं, मान लो ये स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ का मतलब हो गया इसमें कोई भी इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन नहीं है। फिर तुम क्या करो कि ब्लॉक को इधर शिफ्ट कर दो और यहां रेस्ट में रखे हुए लो, वेलोसिटी 0, तो ये स्प्रिंग आपकी फैल जाएगी। फिर जब ये रुकी हुई रहेगी तो आपको ऐसा फील होगा कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन आप भूलो मत वहां एनर्जी है। इस स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप ब्लॉक को रिलीज करते हो, ब्लॉक वापस बहुत तेज वेलोसिटी से आती है, तो हम लोग बोलते हैं कि ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी आई ये किसके कॉस्ट पे आई? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉस्ट पे आई। क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक आपका रिलैक्स इधर आता गया, स्प्रिंग आपका रिलैक्स होता गया, तो स्प्रिंग में जो स्टोर्ड एनर्जी थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर ली? काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसा यहां पे क्यों आखिर हम लोग के दिमाग में आया कि यहां पे भी, यानी कि चार्ज के केस में भी ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों हुआ? तो बहुत सिंपल सा थॉट है। तो आप ये स्प्रिंग और स्टोन वाला एग्जांपल तो पहले मैकेनिक्स में हम लोग देख चुके हैं। जो हमारा यहां पे है वो चार्जेस को लेके है। तो जस्ट
टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो कि एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे, ओके, इसको आपने फिक्स्ड कर दिया बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, फिक्स्ड। अब सोचो कि इस प्लस क्यू को हमने यहां पे फिक्स कर दिया। अब इससे सर्टेन डिस्टेंस पे एक दूसरा प्लस स्मॉल क्यू चार्ज मैंने यहां पे रख दिया। अब इसको मान लो हम लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, पकड़ के इसको रखे हुए हैं। इसकी वेलोसिटी फिलहाल क्या है, 0। लेकिन जरा इमेजिन करो, जैसे ही तुम इसको रिलीज करोगे, जैसे ही इसको छोड़ोगे, तुम तुरंत देखोगे कि ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये इसको रिपेल करेगा और ये दूर भागता चला जाएगा और इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो अब देखो वेलोसिटी आ गई तो ऑटोमेटिकली इसका मास अगर दिया हुआ m है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे 0 थी, वो चार्ज यहां पे जाने के बाद उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो सीधी सी बात है, यहां से यहां तक आने में, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, उसको आखिर यहां पे कोई तो एक एनर्जी थी जो उसके अंदर छुपी हुई थी और वो अपने आप को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सका, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो मेरा कहने का मतलब, यहां जो वो एनर्जी छुपी हुई थी उसमें इसका बहुत रोल है। जस्ट इमेजिन कि अगर ये नहीं होता, मान लो प्लस क्यू नहीं होता और अकेला प्लस स्मॉल क्यू को तुम छोड़ देते, तो क्या होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके रहने से ही इस पे रिपल्सन हुआ और उसी रिपल्सन की वजह से जब तुमने इसे रिलीज किया तो इसे क्या मिल गई, वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि इसका बहुत रोल है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी इसको मिली, या यूं कह लो कि यहां जो पोटेंशियल एनर्जी छुपी हुई है, वो इन दोनों के बीच लगने वाले उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक एनर्जी जनरेट करता है और वो एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए हम लोग के दिमाग में ये बात आई। जैसे स्टोन और अर्थ के केस में, स्टोन को अर्थ ने फोर्स लगाया, अर्थ ने अट्रैक्ट किया, दैट्स व्हाई स्टोन के पास एनर्जी स्टोर्ड है। तो एनर्जी स्टोर्ड होने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगना जरूरी है, जो यहां इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो एक तो ये समझ में आया कि दो चार्ज है, ये नेगेटिव होता तो भी होता, अगर ये नेगेटिव होता तो ये इधर जाने के बजाय इधर आता, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती। तो एनर्जी दोनों ही केस में होगी, चाहे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो या एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, एनर्जी होगी ही। समझ गए ना? चलो आगे देखते हैं। अब एक चीज और देखो, ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ चार्जेस पे। कहने का मतलब है कि ये इसके जितना करीब रखोगे, मान लो इसको हम लोग, जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है, अभी तुमने r डिस्टेंस पे इसको रिलीज किया, कल को अगर और पास से रिलीज करते तो तुम जस्ट सोचो, जितना नजदीक से इसको रिलीज करोगे ये उतना फास्ट आगे जाएगा। इसका मतलब ये जो एनर्जी, हिडन एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं चार्जेस के रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चार्जेस के रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है। ओके, आगे सुनो। अब ये एनर्जी कभी भी, ये बताओ, क्या अकेले किसी एक चार्ज का हो सकता है? तो जवाब है नो। अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये अकेले रखो, इसको कहीं भी रिलीज करो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये एनर्जी तभी होगी जब दो चार्ज या दो से ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो। तो कहने का मतलब है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम लोग ये समझना चाहते हैं यहां पे कि हम लोग ये स्टेटमेंट बना सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, एटलीस्ट 2 तो होना ही चाहिए। एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए वी कैन नॉट डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये जो एनर्जी, इन दोनों, ये जो एनर्जी निकल के आएगी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच, मान लो यू आया निकल के, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। तो अब ये जो यू है, तुमसे कोई पूछे ये किसका है, प्लस स्मॉल क्यू का है या प्लस कैपिटल क्यू का है,
तो इसका आंसर होगा दिस एनर्जी बिलोंग्स टू द सिस्टम। ये एनर्जी किसी इंडिविजुअल पार्टिकल का कभी नहीं होता है, ये एनर्जी सिस्टम का होता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसको दे देंगे उसको दे देंगे, ये सिस्टम का होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये एनर्जी उस चार्ज को मिलेगा, टोटल का टोटल, जो उस एनर्जी को अपने काइनेटिक में कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल हो। सोचो कि ये आपका फिक्स्ड है और ये आपका फ्री टू मूव है। तो जब बात है एनर्जी जो यू स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो तभी निकाल पाओगे, पोटेंशियल एनर्जी तो तभी आपके काम का आएगा जब वो अपने आप को काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा। अगर मान लो किसी स्टोन को छत पे रख दिए और पूरी लाइफ उसको छत से गिराए नहीं, तो हमें कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि उस स्टोन में एनर्जी कितनी थी। तो एक बात क्लियर है दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी में बिना कन्वर्ट हुए पोटेंशियल का कोई फायदा नहीं है। तो अब सोचो कि ये मैं बोल रहा हूं कि ये चार्ज है कैपिटल क्यू, ये चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, और इन दोनों को ये एनर्जी बिलोंग करती है यू, इन दोनों को एनर्जी बिलोंग करती है यू। लेकिन ये एनर्जी वास्तविक में, रियलिटी में, प्रैक्टिकली किसको बिलोंग करेगी? तो उसको बिलोंग करेगी जो मूवेबल है, क्योंकि जो मूव कर सकता है वही उस एनर्जी को अपने काइनेटिक में कन्वर्ट कर पाएगा। तो दोस्तों थ्योरेटिकली कोई तुमसे पूछे तो कहोगे एनर्जी बिलोंग्स टू होल सिस्टम, बट प्रैक्टिकली एनर्जी बिलोंग्स टू दोज पार्टिकल्स which can convert this energy into their kinetic energy। अगर तुम कहोगे कि सर इसको फिक्स नहीं करते, इस बार इसको फिक्स करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, तो वही बात हो गई, एनर्जी यू उतना ही रहेगा लेकिन वो काइनेटिक के फॉर्म में इसके लिए कन्वर्ट होगा। फिर तुम कहोगे कि नहीं सर एक काम करते हैं, दोनों को ही पास में रख के रिलीज करते हैं, तो ये दोनों ही दौड़ेंगे। इन दैट केस वो यू जो है एक प्रोपोर्शन में दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो भी हम लोग प्रॉब्लम में करेंगे, सबके ऊपर प्रॉब्लम करना है हमें। एक बार इसको फिक्स करके, इसको मूवेबल करके, फिर इसको फिक्स करके, उसको मूवेबल करके, फिर दोनों को मूवेबल, हर तरीके का प्रॉब्लम लोग करेंगे। और वहां बंटवारा कैसे होगा तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आगे की बात है। फिलहाल के लिए तुम ये समझो कि एनर्जी बिलोंग्स टू ऑल चार्जेस थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली किसको मिलेगा बच्चों? जो उस एनर्जी को अपने काइनेटिक में कन्वर्ट कर पाएगा। समझे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की तभी वैल्यू होती है, उसका सिग्निफिकेंस तभी होता है, जब उसका महत्व तभी होता है जब पोटेंशियल अपने आप को काइनेटिक में कन्वर्ट कर सके। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है तो ये स्वाभाविक है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। फिर देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट करने के लिए एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? रेफरेंस फ्रेम। अब कहोगे ये रेफरेंस फ्रेम क्या है? तो दोस्तों रेफरेंस फ्रेम क्या है? रेफरेंस फ्रेम वो पॉइंट है जहां का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो अज्यूम कर लेते हैं। कहोगे ये क्या बात हुई, या इसको समझाया जाए। देखो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो अपने को दिखती है, तो उसका वैल्यू हम लोगों को सबको एक ही मानना पड़ता है जो भी, क्योंकि अगर कोई बॉडी है मान लो जिसका मास 4 kg है, जिसकी वेलोसिटी 10 है, तो हर ऑब्जर्वर को यही वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो दिखती नहीं है। तो इस केस में क्या है कि हर एक आदमी अपने मन से चाहे तो अलग अलग वैल्यूज निकाल सकता है, क्योंकि जो दिखता नहीं है उसकी वैल्यू का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा जब तक कि वो किसी काइनेटिक में कन्वर्ट ना हो। तो इस चीज को दूर करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर सारे लोग अपने अपने मन से ही कुछ मान लेंगे फिर तो डिस्कशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया कि हर एक आदमी को एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। वो रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि वहां पे अगर कोई पार्टिकल है उस जगह पे है, क्योंकि तुम ये तो समझ गए हो कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर पोजीशन पे डिपेंड करता है तो
एक ऐसा पोजीशन के बारे में सोचो जहां पे कोई भी चार्ज को अगर रख दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो उस पॉइंट का नाम रखा गया रेफरेंस पॉइंट। अगर तुमसे कोई पूछे रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है, इसे क्यों बनाया गया, तो कहना कि पोटेंशियल एनर्जी के एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। और वो रेफरेंस पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम लोग जानते हो कहां पे लेते हैं, हम लोग इन्फिनिटी पे लेते हैं। मतलब अगर कोई चार्ज, इन्फिनिटी हालांकि कोई रियल टर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं कि अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है, तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, जीरो। उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जब भी मेजर करना होता है तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। और ये रेफरेंस पॉइंट कहां पे हम लोग जाके लेंगे, इन्फिनिटी पे। समझ गए? तो इसको ऐसे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो आपका ग्रेविटेशनल हो या फिर इलास्टिक हो या फिर ये आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जाती हैं। जैसे कि तुम कंजर्वेटिव फोर्स पहले समझो, आपने 11th में भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, सब कुछ हम लोग जानते हैं उसको। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका वर्क डन, ध्यान से सुनना, जिसका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, कि कहां से लेके चले और कहां जाके रख दिए। यार एक और इसका डेफिनेशन है कि राउंड ट्रिप में जब वर्क डन जीरो हो तो हम लोग बोलते हैं उसको कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला है जो 11th में मैंने बताया है, उसको हम लोग यहां यूज करेंगे डायरेक्ट, दैट इज डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी। अभी मैं लिखूंगा ढंग से सबको साफ साफ, पहले आप एक बार समझा रहा हूं। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये एक बेसिक इक्वेशन है जो रिलेशन बताता है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बीच। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पे डेल्टा यू का मतलब हो जाएगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और WC का मतलब हो जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है यहां पे, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो मैं इतना जो इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया, इन सभी चीजों को एक बार बोर्ड पे मैं लिख देता हूं तरीके से, और उसको फिर एक बार समझा दूंगा ताकि हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो मैं इसको रब करता हूं, मैं सारे पॉइंट्स को लिखता हूं, आप नोट्स बनाना उसका, ठीक है। तो बच्चों, मैंने उन सभी पॉइंट्स को जो अभी आपको समझाया था लॉजिक से, उन सभी पॉइंट्स को यहां पे मैंने लिख दिया है। आप देख लो मैंने क्या लिखा। सबसे पहले आप इसको नोट्स भी बना लेना, है ना, ये हम लोग को नोट्स भी तो जरूरत पड़ता है ना हर चीज में। तो देखो क्या बनाया हमने, इट इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एटलीस्ट फॉर टू। देखो पहले बोल रखा है आपको कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं होगा, कई सारे चार्ज पार्टिकल्स होना चाहिए, एटलीस्ट टू तो होना चाहिए। आगे देखो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विद इन द सिस्टम। आपने क्या देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज की लोकेशन क्या है। अगर वो दोनों ज्यादा पास में होंगे, और डिपेंड करता है कि दोनों प्लस होंगे, तो उनका एनर्जी ज्यादा होगा। और ये किन बातों पे डिपेंड करता है, जब आगे हम लोग डेरिवेशंस करेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा। आगे देखो, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ईपीई लिखा है यहां पे। ईपी ऑफ सिस्टम बिलोंग्स टू ऑल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, but practically only movable charge can convert this kinetic energy into kinetic energy। मतलब कि ये एनर्जी सारे चार्ज पार्टिकल्स को मिलेगी, लेकिन ये उसके पास जाएगी जो मूवेबल होगा, जो इस एनर्जी को अपने काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। आगे देखो लिखा हुआ है
कि ईपी ऑफ सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो देखो दोस्तों, अभी जब हम लोग डेरिवेशंस करेंगे अलग अलग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये कभी प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, जीरो भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस चार्ज पार्टिकल के साथ आप सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने समझा रखा है आपको, तो इनको एक बार आप नोट डाउन कर लो। और भी पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट को लेके, जो मैंने पहले भी आपको बोला कि अगर पोटेंशियल एनर्जी के एब्सोल्यूट वैल्यू की बात होगी तो आप ये मान के चलो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती है बिना रेफरेंस पॉइंट के अज्यूम किए हुए। रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है बच्चों? जहां पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि वहां पे अगर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में ये पॉइंट जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट जो है हम लोग इंफिनिटी पे मानते हैं। मतलब कि अगर हम लोग यहां पे कोई भी चार्ज सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि दीज चार्जेस आर इनिशियली प्लेस्ड एट इंफिनिटी, और हम लोग वहां से उसको लेके आएंगे। समझ गए ना? तो देखो मैंने यही लिखा है कि टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी at any charge system we have to consider a reference point. Reference point is the point where all charged particles have zero potential energy. Assumed, ऐसा हम लोग मानते हैं, that's why मैंने यहाँ पे लिख दिया है, it is assumed. Generally it is taken at infinity, और ये कहां से हम लोग लिखते हैं? infinity पे। In all derivations we assume charge is brought from infinity, और सारे डेरिवेशंस में लगभग हम लोग ये अज्यूम करके लाते हैं कि हमने कहां से लाया? इंफिनिटी से। ऐसे भाई देख लो, ऐसे अगर कोई पूछे तो विदाउट रेफरेंस पॉइंट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग कुछ नहीं होता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हैज नो मीनिंग विदाउट रेफरेंस पॉइंट। मैं लिख भी देता हूं यहां पे स्टार मार्क करके, विदाउट reference point EP, absolute value of EPE has no सिग्निफिकेंस, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का चेंज कैसे होता है। मान लो पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का एक्स है, और मेरे को इसका वैल्यू x से बदल के x2 करना है। तो आपको याद होगा कि जब कभी भी एनर्जी चेंज करना होता है तो एनर्जी का ही एक फॉर्म है वर्क। मतलब अगर मान लो कोई बॉडी रेस्ट में, उसको मूव करवाना है, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी देना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसके ऊपर फोर्स लगा के वर्क करना चाहिए। तो जब कभी भी एनर्जी के चेंज की बात आती है तो दिमाग में आना चाहिए कि देयर मस्ट बी वर्क डन। अब सवाल है वर्क डन कौन करेगा? तो वर्क तो कोई फोर्स ही करेगा, और फोर्स कई टाइप्स के हो सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं। तो इसका आंसर है कि जब बात आएगी पोटेंशियल एनर्जी के बदलने की तो एक फोर्स आएगा, और वो फोर्स होगा आपका कंजर्वेटिव फोर्स। यानी ये हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है कि जब कभी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा तो किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही किया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में। जैसे स्प्रिंग फोर्स
कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव है। तो इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और जब बात आएगी इनके पोटेंशियल एनर्जी को बदलने की, तो यू मस्ट हैव टू डू वर्क ऑन द बॉडी बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आई बात समझ में? तो देखो, तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में एक बार फिर से बात बता दूं कि कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जिसका वर्क डन पाथ के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप पार्टिकल को कैसे मूव करवा रहे हो। रादर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट जो करवाया है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जिनके बीच में जो वर्क डन होगा वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, तो इतना तो अपने को समझ में आ रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आपको पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड for conservative force. So to change the potential energy, there must be work done by conservative force. ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, चूंकि हम लोग यहां इलेक्ट्रिक फोर्स के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर आगे देखो, the change in potential energy is given by following equation. ये इक्वेशन आपको याद होगा जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे, वहां भी हमने इसको लिखा था। और ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनो बच्चों, या ध्यान से देखो, ये इक्वेशन अपने को याद रखना है। डेल्टा यू, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज इन, चेंज, लार्ज चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज। तो डेल्टा यू हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ WC। व्हाट इज WC? WC इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना वर्क किया उसके आगे बाय डिफॉल्ट एक माइनस लगाना है आपको, एंड दैट विल गिव यू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहां पे अगर हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्स का, तो उसका रोल कौन प्ले करने वाला है? Fe। Fe क्या है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल गिव यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना दोस्तों? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बस ये समझो कि जब कभी भी एनर्जी के चेंजेस को निकालना होगा, पोटेंशियल की बात मैं कर रहा हूं, जब भी पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस की बात करनी होगी, तो आपको ये केयरफुल रहना है कि आखिर इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, और वो जितना वर्क करेगा उसके आगे आपको नेगेटिव साइन पुट कर देना है। यू विल गेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बार इसको राइट डाउन करो, मैं फिर कुछ और लिखता हूं। राइट डाउन कर लो आप। ओके, वीडियो पॉज करो, राइट डाउन करो। कर लिया राइट डाउन आपने? ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं। तो देखो, अब इसमें आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस WFE। डेल्टा यू को हम लोग लिख सकते हैं UF माइनस UI इक्वल टू WF FE। ये UF क्या है? UF है आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं तो आप समझ लेना इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और UI है आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो UF माइनस UI इक्वल टू WFE। चलो अब देखो, अब यहां पे कई सारी चीजें हो सकती है। इफ WFE, अगर ये वर्क डन आपका पॉजिटिव है, आप जो जानते हो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता है, अगर ये पॉजिटिव है
तो देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो इसका मतलब हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो इसका मतलब हो गया डेल्टा यू आपका नेगेटिव होगा। समझ में आई बात कैसे? अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव हो गया, डेल्टा यू नेगेटिव। और डेल्टा यू नेगेटिव तभी आएगा जब यू आई ग्रेटर होगा यू एफ से। तो इसका मतलब हो गया कि इस केस में यू आई विल बी ग्रेटर देन यू एफ, यानी इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम। और ये कब होगा? जब एनर्जी आपकी क्या हो रही होगी? घट रही होगी। क्योंकि फाइनल तो तभी कम होगा ना, इनिशियल ज्यादा और फाइनल कम, ऐसा कब होगा? जब एनर्जी आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। समझे दोस्तों? अगर मान लो इफ WFE आपका नेगेटिव, अगर वर्क डन क्या हो जाए? नेगेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव, तो वर्क डन भी नेगेटिव और ये फॉर्मूला का नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका? इन दैट केस डेल्टा यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? यू फाइनल ग्रेटर देन यू इनिशियल, मतलब जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल से बढ़ेगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब होगा कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। तो सुनो, पोटेंशियल एनर्जी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, वो देखो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन अगर पॉजिटिव आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन ही नहीं करेगा तो सीधी सी बात है ये जीरो, इसका मतलब यूएफ इक्वल्स टू यूआई। समझ गए दोस्तों? तो अब ये आप एक बार लिख लो, इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। ठीक है, लिख लिया आपने? चलो अब देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आज इसका इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया है और बहुत सारी चीजें बताई भी, लिखवाई भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब कैलकुलेशन करेंगे। ओके, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का, और उसमें ये आज वाले सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। तो आप ध्यान से सारा चीज को रिवाइज करते रहो। ओके, और साथ ही साथ एक बार तुम बुक से पढ़ भी लेना। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे जो कि बोर्ड्स के, जिसका रिजल्ट कंपटीशन में, याद रखना जब भी डेरिवेशन का पूरा प्रोसेस होगा, जो डेरिवेशन का पूरा प्रोसेस होता है वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जो उसका आउटकम है वो आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम बनाएंगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो मीनवाइल आप एक बार बुक से पढ़ भी लेना, और साथ ही साथ जो डीपीपी दिया गया है उसको आप सॉल्व कीजिए। 2 दिन का मैंने समय दिया है, उसके बाद उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। इस आज वाली वीडियो के साथ भी उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, ठीक है, वो कर लेना। ठीक है, और वीडियोस को जल्दी देखा करो यार, वीडियोस को फास्ट देखो। तुम लोग, मैं देखता हूं बहुत आराम से देख रहे हो, आराम से देख रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको रोज अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहना, और बाकी इसको आप आज जो पढ़ाया गया उसको भी रिवाइज करना। ओके बच्चों, ठीक।